नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एकेडमी में। दोस्तों, केमिस्ट्री की इस शानदार जानदार क्लास में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं एक काफी शानदार टॉपिक जिसका नाम है ऑक्सीकरण और अपचयन। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट 4। पार्ट 3 में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। काफी अच्छा टॉपिक माना जाता है और हर एक एग्जाम्स में इसको लेकर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कभी-कभी इस चैप्टर से, इस अकेले टॉपिक से ही 2 प्रश्न एक शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर इसकी एक कंप्लीट वीडियो यानी कि 4 वीडियो आज हमारी कंप्लीट होने वाली है। तो उसके अंदर टोटल 80 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पार्ट 4। अभी तक 60 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इसके टोटल 80 क्वेश्चन, जिसमें ये पूरा चैप्टर आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों हम शुरू कर लेते हैं। और शुरू करने के पहले अगर आप यहां पर नए हैं या पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं हम लोग आज का सेशन। सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग पार्ट 3 के होमवर्क प्रश्न से, जो मैंने आप लोगों के लिए दिया था। यहां पर पूछा गया था कि अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपको गलत बताना है। Which of the following statement regarding reduction is incorrect? देखिए रिडक्शन कैसे होता है, सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया था हाइड्रोजन का संयोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होगा। आपको गलत स्टेटमेंट बताना, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। ऑक्सीजन का निष्कासन यानी ऑक्सीजन का निकलना भी रिडक्शन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का दान करना, इलेक्ट्रॉन दान करना जो होता है ये क्या होता है तो मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन त्यागना एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का दान होता है, परंतु अगर हम अपचयन को देखें तो इलेक्ट्रॉन वहां पर ग्रहण किया जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, तो यहाँ जो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है ऑक्सीडेशन में, ना कि रिडक्शन में। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी के द्वारा मुझे इसका सही जवाब प्राप्त हुआ था। चलिए आज के पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। आज के सेशन में क्या क्वेश्चन होने वाले हैं, काफी अच्छे प्रश्न हैं। जल्दी से पेन कॉपी निकाल कर बैठ जाइए और इसको नोट करना शुरू कीजिए मेरे साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजर रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। इफ अ रिएक्टेंट ऑब्टेन ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन देन व्हाट प्रोसेस इज इट अंडरगोइंग। आपको बताना है कि अगर कोई ऑक्सीजन ले रहा है तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन आकर जुड़ रहा है और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज के पहले क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो होगा हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने इसके पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को लेकर, तो सबसे पहले आपको वो 3 पार्ट देखना है ताकि यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया की विशेषता नहीं है, यानी बताना है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नहीं है। तो पहला नंबर है कि ऑक्सीजन का योग, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन में होता है क्या, ऑक्सीकरण में होता है। तो बिल्कुल सही बात है, यह एक कैरेक्टर होता है ऑक्सीकरण का। पॉइंट नंबर 2 देके रखा है रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना। तो हाइड्रोजन जब दान कर दिया जाए तब भी ऑक्सीकरण की घटना जो है संभव होती है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट होगा। विद्युत धनी तत्वों का जुड़ जाना, यानी विद्युत धनी यानी ज्वाइनिंग, या यहाँ पर हम देखेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिकली रिच एलिमेंट होते हैं या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, क्या वो जुड़ते हैं तो ऑक्सीकरण होगा। तो एक पूरी तरीके से रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट जब जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दान होगा और वहां पर ऑक्सीकरण संभव है। परंतु इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट अगर जुड़ता है तो रिडक्शन की घटना होती है। हमारे लिए ये जो स्टेटमेंट हो ये पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाने वाला है। और यहाँ पर दिया गया इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग भी एक ऑक्सीकरण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों के लिए होना है ऑप्शन नंबर सी। काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने 3 पार्ट देख लिए तो आज के प्रश्न आपको बहुत ही आसान और इजी लगने वाले हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा, आपको बताना है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उपचयन को हम लोग ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीकरण का नाम ही उपचयन अभिक्रिया होता है, उपचयन को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए तो यहाँ पर बोला गया है संक्षारण। अगर हम लोग देखें संक्षारण,
तो संक्षारण या कोरोजन जो होता है, इसमें क्या होता है कि धातुओं को वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में रख दिया जाता है। धीरे धीरे वो धातु पानी से, ऑक्सीजन से या किसी भी अदर चीजों से रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड और अपने कंपाउंड्स का निर्माण करती है और धीरे धीरे वो धातु अपने मूल रूप को खो देती है और वह नष्ट हो जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं संक्षारण। तो यहाँ जो संक्षारण होगा वह उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है, ऑक्साइड का भी निर्माण होता है। फिर यहाँ पर दिया गया है विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता क्या होती है, आप लोग इसको ध्यान से समझना है कि जो खाना होता है या फिर जो फूड मटेरियल होता है वो लंबे समय से अगर रखा रहे तो उसमें ऑक्सीडेशन की घटना की वजह से वो खाना खराब होने की स्थिति में आ जाता है, यानी उसके अंदर से एक स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये ऑक्सीडेशन के कारण ही होता है खाना खराब। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए और बी दोनों करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट जवाब इस प्रश्न के लिए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने देख लिया। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्लोरीन की विरंजन क्रिया किसके द्वारा होती है। ब्लीचिंग टेक्स प्लेस बाय एन एक्शन ऑफ क्लोरीन, कि ब्लीचिंग प्रोसेस करवाना है हम लोगों को क्लोरीन का। सबसे पहले हम लोग विरंजक चूर्ण को देख लेते हैं। अगर आपने विरंजक चूर्ण को ध्यान पूर्वक पढ़ा हो तो विरंजक चूर्ण या फिर इसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, इसका केमिकल कंपोजिशन होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे हम लोग केमिकली जानते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी इसको हम लोग जान सकते हैं। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में हम क्या करवाते हैं, विरंजन क्रिया करवाते हैं इसके थ्रू। अब विरंजन क्रिया क्या होती है, तो विरंजन क्रिया यानी कि जो रंगीन पदार्थ होते हैं उन्हें रंगहीन पदार्थों में बदलना। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्लोरीन की विरंजन क्रिया यानी कि इसकी विरंजन क्रिया जो होती है, इसके अंदर हम लोग पानी मिलाते हैं और पानी मिलाते हैं यानी क्लोरीन के साथ में ऑक्सीजन का भी एडिशन होगा। यहाँ पर एक नेसेंट ऑक्सीजन का निर्माण भी होता है। अगर हम लोग क्लोरीन के देखेंगे तो आप यहाँ पर पाओगे कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, ऑक्सीकरण। क्योंकि हम लोग पानी के साथ में इसका ब्लीचिंग करवाते हैं, यानी कि विरंजन क्रिया क्लोरीन की करवाते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं जल्दी से। दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, जल्दी से आपको मुझे जवाब देना है। आपके सामने एक छोटी सी रिएक्शन दे के रखी है, आपको बताना है कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन यहाँ पर संभव है। तो हम लोग देख रहे हैं कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई जा रही है, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। यहाँ आपको बताना है कि अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन आकर जुड़ जाता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। यानी यहाँ पर जो कॉपर है वो कॉपर अभी अगर आप इसको देखना चाहोगे तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेज में है, और कॉपर यहाँ जाकर अगर ऑक्सीजन -2 कर रहा है तो यहाँ कॉपर +2 करेगा, तभी जाकर यहाँ पर बॉन्डिंग पॉसिबल है। आप देखोगे कि कॉपर की ऑक्सीडेशन संख्या भी बढ़ रही है, ऑक्सीकरण संख्या भी बढ़ रही है, और साथ ही साथ आप देखोगे कि इस कॉपर के अंदर ऑक्सीजन आकर भी जुड़ रहा है। तो हम इन दोनों केसेस से ये समझ सकते हैं कि कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि इसमें ऑक्सीकरण किसका होगा, कॉपर एंड ऑक्सीजन का। क्या कॉपर और ऑक्सीजन दोनों का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। केवल कॉपर का, तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ जो केवल कॉपर है उस कॉपर का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होकर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो सही जवाब इस प्रश्न का क्या हो जाएगा हमारे पास बी, कि कॉपर ओनली इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ओनली ऑक्सीजन नहीं होगा और ओनली कॉपर ऑक्साइड भी नहीं होगा। कॉपर ऑक्साइड तो हमारे पास में एक प्रोडक्ट के फॉर्म में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं अभी तक, हम लोग आज हमारा 4th पार्ट है और इन सभी क्वेश्चंस आप लोग ध्यान लगा के पढ़िएगा, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और उनसे रिलेवेंट जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आने वाली सभी एग्जाम आपके लिए बहुत ही आसान और इजी रहेगी, ये मैं दावा करता हूँ, क्योंकि इससे बाहर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न इस चैप्टर से रिलेवेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। मैंने आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर आपने 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन 3 पार्ट्स को देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज किया है इस चैप्टर को समझने में। ये चैप्टर आप सभी के लिए काफी इजी और आसान बन चुका है आप लोगों के लिए। चलिए, तो जिंक से जिंक आयन का निर्माण हो रहा है। जिंक है और जिंक अगर आयन बनाएगा, एक मेटल होता है, तो मान लीजिए यहाँ पर एक आयन बन गया Zn+2। अब Zn+2 क्यों बना होगा कि जिंक ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, डोनेट किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा।
तो जिंक यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेज से कहां पहुंच गया, +2 पर। तो जब इसका आयन बन गया तो हम लोग कहेंगे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहां पर क्या पूछा गया है इसको हम समझ लेते हैं। जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है, तो जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है, तो यहां पर पहला दिया गया है जल अपघटन, रिडक्शन, कि क्या जिंक का रिडक्शन यहां पर हो रहा है, कॉम्बिनेशन प्रोसेस या फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इसको हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन का जो नाम है संयोजन नहीं होगा, इसे आप हिंदी में ऑक्सीकरण लिख दीजिएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया भी इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका ये नाम यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है। सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी। तो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में केटायन का निर्माण ही होता है, जो आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। सही जवाब इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होना है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने की मुख्य कारण क्या होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जितने भी फूड आइटम्स होते हैं जिसके अंदर फैट्स और ऑयल्स अवेलेबल होता है, तो वो कुछ समय के बाद में जब हम इनको स्टोर करते हैं तो स्टोर करने के बाद कुछ समय बाद इनके अंदर से गंध आना स्टार्ट हो जाती है। ये दुर्गंध पैदा करने वाला खाना बन जाता है और ये खराब हो जाता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से डिस्कस किया है डियर स्टूडेंट कि खाना जितना भी खराब होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। कि अगर देखो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं इनको डीकंपोज करते हैं। अगर हम लोग बैक्टीरिया को देखें तो ये डीकंपोज करेंगे और ये जीवाणु इन्हें नष्ट करने का काम करते हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये खाना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। अगर हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या प्रेजेंस में इसको रखेंगे तो खाना ऑक्सीडाइज होकर खराब होता है। खाना जब तक ऑक्सीडाइज नहीं होगा खाने के अंदर किसी प्रकार की कोई खराबी या कोई गंध नहीं आएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही वहां पर होती है, और अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो जाए या ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ जाए तो आप मुझे बता सकते हैं कि यह कौन सी रिएक्शन होगी या कौन सी, अगर हम लोग देखें तो प्रोसेस होगी, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेज ही होगी, यानी इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण प्रक्रिया। ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होता है, खाना खराब हो जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने एक रिएक्शन दे के रखी है, छोटी सी रिएक्शन दे के रखी है, और इसमें आपको बताना है कि ऑक्सीकृत होने वाला मटेरियल कौन है। यानी यहाँ कुछ सब्सटेंस दिया गया है विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन। अब आपको जो रिएक्शन दे के रखा है यहाँ पर लेड ऑक्साइड दे के रखा है PbO2। PbO2 आप ध्यानपूर्वक इस रिएक्शन को देख सकते हैं। PbO2 यहाँ पर HCl और यहाँ एक एरो है, ये प्रोडक्ट बनेगा PbCl2 और 2H2O + Cl2 में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ को आपको बताना है। देखिए ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि जिसने जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि अगर ऑक्सीजन वहां आके जुड़ रहा है या फिर ऑक्सीकरण संख्या जुड़ रही है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, हाइड्रोजन निकल रहा है, इस प्रकार के टर्म्स आप देख सकते हैं ऑक्सीडाइज को करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि क्या हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, तो मैं आपको रिएक्शन समझा देता हूं। तो डियर आप देखोगे कि जी लेड अभी यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में, सॉरी लेड ऑक्सीजन के साथ में है, परंतु जब आप यहाँ लेड को बनता हुआ पाओगे तो यहाँ से लेड से ऑक्सीजन निकल चुका है और उसकी जगह पर एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन आ चुका है। ऑक्सीजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन के बाद में, और अगर देखें क्लोरीन तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम होती है, यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो निकल चुका है। तो आप ये कहोगे कि ऑक्सीजन का निकल जाना क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इसका मतलब यहाँ जो पीबी होता है इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो हमने पहले टर्म में या प्राइमरी लेवल में हम लोगों ने इतना समझा कि यहाँ पीबीओ का रिडक्शन हो रहा है। फिर हम लोग HCl पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखें तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है और यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब यहाँ पर एक बात और साबित होती है कि HCl का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आपसे पूछा यही गया था कि ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ, आप यहाँ पर प्रोडक्ट को ना देखें, आपको केवल यहाँ रिएक्टेंट को देखकर जवाब देना है। ऑक्सीडाइज दो चीजों का हो सकता है, या तो PbO2 का या फिर HCl का। तो आपने यहाँ पर देखा PbO2 का अपचयन हो रहा है और HCl का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होने वाला पदार्थ है। आप यहाँ से देखोगे कि यहाँ ऑक्सीजन निकल गया और ऑक्सीजन का त्याग करना अपचयन होता है। वही हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आकर जुड़ गया, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आकर जब जुड़ता है तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर ऑक्सीकरण हो रहा है।
तो काफी आसान इजी रिएक्शन ये होती है, पर जब इन्हें किसी भी स्टूडेंट्स के द्वारा पहली बार पढ़ा जाता है एग्जाम्स में, तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रिएक्शन बन जाती है स्टूडेंट्स के लिए। तो आप सभी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस लगाना है इन क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ा शानदार प्रश्न है आप सभी के सामने, और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि इनमें से कौन ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया या अभिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है, आपको बताना है। ऑक्सीडेशन के रिगार्डिंग आप लोगों को एक फॉल्स स्टेटमेंट को यहाँ पर पहचानना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको याद होना चाहिए वो सारे 6 पॉइंट जो मैंने पार्ट 1 में बताए थे, और उन्हीं 6 पॉइंट से आप लोग इस क्वेश्चन को बड़ा ही आसान बना सकते हो। पहला यहाँ पर पॉइंट देके रखा है कि एक ही पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि या उसमें से हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए या उसमें से हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो वह ऑक्सीकरण प्रक्रिया होगी। तो यहां तो हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया, ये तो सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है, यानी जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को वहां से हटा देता है, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यह भी सही स्टेटमेंट है। डियर आप यहां पर देखोगे जिनका रिडक्शन होता है वो क्या करते हैं कि जो रिडक्शन करवा, जिनका दूसरों का ऑक्सीकरण करवाना होता है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जो होंगे या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं और वहां से हाइड्रोजन को हटा देते हैं। तो ये भी किसका कार्य हो जाएगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हो जाएगा। सही जवाब है। अगला हम लोग देख लेते हैं कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, क्या यह जवाब सही है। तो डियर स्टूडेंट पार्ट 3 में आपको ध्यान से देखना है कि मैंने आपको हाइड्रोजनेशन पढ़ाया है, और हाइड्रोजनेशन पढ़ाया था मैंने वनस्पति घी के निर्माण में। हम क्या करते हैं कि वनस्पति तेलों को हम लोग मिलाते हैं हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के साथ मिलाकर यहाँ पर वनस्पति घी का निर्माण हो जाता है, वनस्पति घी का निर्माण हो जाता है। तो हम देखेंगे जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो वहां रिडक्शन की प्रोसेस होती है, हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होगा। तो यहाँ सही जवाब हमारे लिए होगा कि अगर यहाँ हाइड्रोजनेशन हो रहा है वनस्पति तेल का, तो हम उसको रिडक्शन कहेंगे, ना कि ऑक्सीकरण। तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा ये वाला। और लास्ट स्टेटमेंट दिया गया है, रस्टिंग ऑफ मेटल इज एन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आयरन के अंदर या किसी भी धातु के अंदर जो जंग लगना होता है वो एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होता है, जो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारे लिए इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को लगाना है कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनेशन जो होगा वो एक अपचयन या रिडक्शन प्रोसेस होती है, ना कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की इनमें से निम्नलिखित एजेंटों में कौन सा पेयजल का शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है। यानी अगर हम लोग देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज अ गुड प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर ड्रिंकिंग वाटर का मुझे प्यूरिफाई करना है या उसको प्यूरिफाई करना है तो मैं क्या करूंगा, इसका जल शोधन करना है। तो डियर यहाँ पर ऑप्शन दिए, काफी शानदार प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या इन्हें हम लोग कैटलिस्टिक एजेंट बोल देंगे, या फिर इनको हम बोल देंगे उत्प्रेरक एजेंट, या फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, अपचायक एजेंट, या फिर इन्हें हम लोग स्टर्लिंग एजेंट कह सकते हैं, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। देखिए ध्यान पूर्वक समझना है, आप लोगों ने एक कंपाउंड पढ़ा होगा कैमेनोफोर। कैमेनोफोर को हम लोग क्या कहते हैं, तो कैमेनोफोर को भी हम लोग पानी के अंदर डालते हैं, जिससे जो जल की इंप्यूरिटीज होती है उसको ये कम कर देता है या जल को शुद्ध कर देता है। इसकी वजह होती है कि ये खुद का अपचयन करवाता है, पर जल के अंदर जितने भी जो आयंस होते हैं उन आयनों का ये क्या करवा देते हैं, ऑक्सीकरण करवा देते हैं, आयनों का ऑक्सीकरण करवा देते हैं, जिससे वो इजीली पानी के अंदर घुलकर वहां से इंप्यूरिटीज को हटा देंगे, यानी कि ऑक्सीकरण होगा और ये यहाँ से हट जाएंगे, इंप्यूरिटीज को हटा देंगे। तो हम ये कहेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होगा कि वो खुद का अपचयन करे और दूसरों का ऑक्सीकरण करवाएं। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अगर करवाना है तो वो पॉसिबल होता है केवल और केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, क्योंकि हमें जल के अंदर उपस्थित अशुद्धियों को हटाना पड़ेगा। तो उसके अंदर जितने भी जो आयन होते हैं जिनकी वजह से अशुद्धियां होती है, उन आयनों की अशुद्धियों को हमें सबसे पहले घोलना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, ताकि वो आसानी से वहां से रिमूव की जा सकती है। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमें अगर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमें यूज करना पड़ेगा। सही जवाब इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तत्व है जो एक अपचायक कारक नहीं है।
आपको बताना है कि पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिड्यूसिंग एजेड। आपको दिया गया जस्ता, कोक और क्लोरीन और सोडियम। देखिए जस्ता, कोक और क्लोरीन की अगर हम लोग बात करें तो इनमें अगर हम लोग देखें तो अपचायक कारक नहीं है, ये पूछा गया है। तो ये अगर हम देखा जाए तो जस्ता भी अपचायक बन सकता है अगर देखा जाता है। पर यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें सोडियम हमेशा क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही करता है, कभी भी यह अपचायक के रूप में काम नहीं करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाने वाला है, सोडियम। यानी सोडियम +1 ऑक्सीडेशन के साथ में हमेशा ऑक्सीडाइजिंग, यानी इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होता है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप सभी के सामने, जो एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है कि जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगती। अगर हम लोगों ने आयरन के ऊपर जस्ता चढ़ा दिया तो जिसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं। इसे हम लोग गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं, जब हम आयरन के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। जिसे हम लोग जिंक को हम लोग यशत के नाम से भी जानते हैं, इसे यशत लेपन के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को समझना है, यशत लेपन। तो यशद में जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगती, इसका प्रमुख कारण बताइए। तो इसका प्रमुख कारण हम लोग देख लेते हैं कि यशद में, इसका रीजन दे के रखा है कि यशद में उपचयन क्षमता है। यानी इसका जो रीजन या कारण दे के रखा है आप लोगों को, इसमें दिया गया है कि जो जस्ता होता है वो जल्दी से ऑक्सीकृत हो जाता है, उपचयित हो जाता है, इसका मतलब ये है। तो आपको बताना है नीचे दिए गए कुछ से सही आंसर आप लोगों को लगाना है। इसका पहला स्टेटमेंट है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया था और इसका जो रीजन दिया गया था ये दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर 2 है कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण यानी प्रॉपर क्लियरिफिकेशन यहाँ पर नहीं किया गया है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कारण आप लोगों को रीजन दिया गया है यहाँ पर, और कथन गलत है परंतु कारण सही है। जब भी ऐसा प्रश्न एग्जाम में आएगा आप यकीन मानिएगा इससे मोस्टली स्टूडेंट्स रॉन्ग ही करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट चाहिए होता है इसे बनाने के लिए। आप मुझे बताइए कि अगर मेरे पास में एक छोटा सा ये पेन है, ये आयरन का बना हुआ एक पेन है, मुझे इस पर यशत चढ़ाना है, जिंक का मुझे कोटिंग करना है। मैंने जिंक का कोटिंग कर दिया। अब जिंक एक धातु हो गई जो इसके ऊपर आउटर जो लेयर है वो बनाकर यहाँ पर बैठी हुई है। जब भी ऑक्सीजन की रिएक्शन इससे होती है तो जिंक क्या करेगा, जिंक अपने आप को ऑक्सीकृत करेगा और खुद को ऑक्सीकृत करके वो आयरन को ऑक्सीकृत होने से बचा लेगा। आयरन का ऑक्साइड बन गया और वही जो ऑक्साइड की परत होती है इस अंदर बैठे आयरन का क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जो कोटिंग हमने की थी गैल्वेनाइजेशन के थ्रू, हमने जिंक को लेप किया था, तो इस जिंक की जो लेयर है इसने क्या किया, खुद को ऑक्सीकरण करवा लिया, खुद को ऑक्सीडाइज करवा लिया, पर आयरन को बचा लिया। यही होता है डियर। तो हम लोग देखेंगे कि यशद में उपचयन की क्षमता होती है, तो बिल्कुल सही रीजन यहाँ पर दिया गया था। यानी जो ये दोनों चीजें हैं ये स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया गया है। तो आपके लिए जो सही जवाब हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन का एक सही स्पष्टीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डियर स्टूडेंट। काफी शानदार क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन काफी अच्छे लग रहे हैं तो ये सेशन शेयर होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये सेशन आपके फायदेमंद के लिए, आपके फायदे के लिए है तो ये फायदा सभी को अवेलेबल हो पाए। उस सेशन को लाइक भी जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार कार्य करता है, हाउ डज SO2 वर्क। तो डियर स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, देखिए आपने कुछ कैटेगरी के कंपाउंड को पढ़ा होगा, H2O2 हो जाता है, यहाँ पर हम लोग देखें SO2 हो जाता है, इसके अलावा N2O हो जाता है, कई प्रकार की ऐसी चीजें, ऐसे कंपाउंड है। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं और रिडक्शन भी इनका हो सकता है, यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड भी उनमें से ही एक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने कल के सेशन में पढ़ा था, आज आपको सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में भी जान लेना है। अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों की तरह ये बहुत अच्छे काम करते, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, एक्टिंग बोथ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान रखना है, काफी अच्छा प्रश्न ये माना जाता है एग्जाम्स के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। बोला गया है एक रिएक्शन यहां पर देके रखी है,
यहाँ पर एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन दे के रखा गया है, और हाइड्रोजन रिएक्शन में आप लोगों को थोड़ा प्रॉपर समझा देता हूं कि यहाँ इस प्रकार की रिएक्शन है कि 2Al प्लस 6 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन यहाँ पर आयनों के साथ में होगा, और यहाँ बन रहा है 2 एल्यूमिनियम यहाँ प्लस 3, और साथ में 3H2 यहाँ पर रिलीज हो रहा है बाय प्रोडक्ट में। 3H2 नहीं है, ओनली यहाँ पर H है, तो आपको ध्यान से समझना है। चलिए इस प्रश्न को हम समझ लेते हैं कि यहाँ क्या पूछा गया है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आपको यहाँ पर अब ये प्रश्न बड़ा आसान लग रहा होगा, क्योंकि आपको सारे रूल्स रेगुलेशन पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। हम लोग देख रहे हैं कि ये एल्यूमिनियम यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेज पर था, और इस एल्यूमिनियम ने यहाँ पर क्या कर लिया है, इस एल्यूमिनियम ने यहाँ पर जो है ये +3 ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन स्टेज है वो ग्रहण कर ली, यानी इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा, और डोनेट करने के बाद ये +3 पर पहुंच गया, यानी इस एल्यूमिनियम का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। वही अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेज में था, और यहाँ पर अब ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेज में आ गया। इसका मतलब हुआ कि यहाँ रिडक्शन हो गया, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई। ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना रिडक्शन होता है, तो आप सीधा सा जवाब दे सकते हैं कि यहाँ जो एल्यूमिनियम होता है ओनली, इस एल्यूमिनियम +3 आयन नहीं बताओगे डियर, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है, हमें तो रिएक्टेंट देखना है ओनली। तो यहाँ जो एल्यूमिनियम हो जाएगा हमारे लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काफी कंफ्यूज करने वाला एक क्वेश्चन होता है, और हमेशा प्रॉब्लमेटिक ये क्वेश्चन माने जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो ये क्वेश्चन नया ही होगा। सही जवाब हमारे लिए एल्यूमिनियम हो जाएगा, जिसका यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 15 है, पूछा गया है कि यहाँ पर व्हाट मेजर्स आर टेकन टू रिमूव डिसॉल्व सॉलिड इन वाटर प्रोसेसिंग प्लांट। जो वाटर प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं, यानी कि जल प्रक्रमण संयंत्र होते हैं, उनमें घुले पदार्थों को हटाने के लिए, जैसे बहुत सारी इंप्योरिटीज हो जाती है इन पानी के टैंकों में, बड़े बड़े संयंत्रों में, तो उन्हें हम लोग हटाने के लिए करते क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीडेशन एंड फिल्ट्रेशन, कि पहले हम उनका ऑक्सीडेशन करवाते। देखिए ऑक्सीडेशन में होगा क्या कि अगर जल के अंदर घुले हुए जितने भी आयन है, वो आयन कुछ ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा ऑक्सीडाइज करवा दिए जाते हैं, ऑक्सीडाइज एजेंट के द्वारा ऑक्सीडाइज करवा दिए जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होने के बाद में ये आयन उनमें घुल जाते हैं और वहां से हटा दिए जाते हैं, और फिर हटने के बाद में हम उनका क्या कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ का जो पहला स्टेटमेंट है वही इसका सही जवाब हो जाएगा, कि जो बड़े बड़े वाटर टैंक होते हैं, वाटर प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं, उनके अंदर ऑक्सीडेशन और निस्यंदन, यानी कि ऑक्सीडेशन और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को करवाया जाता है। बाकी के यहाँ पर जितने भी ऑप्शन देके रखे हैं आप लोगों को रॉन्ग स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। सही जवाब यहाँ पर ऑक्सीकरण, फिल्टर, हरी रेत, यांत्रिक नहीं, ये पूरी तरीके से रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। सही जवाब हमारा इस प्रश्न के लिए क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी शानदार प्रश्न है, और आज का ये सेशन अंतिम सेशन रहेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन को लेकर, क्योंकि इसके ऑलमोस्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आज के सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे। कभी भी आपको ध्यान रखना है कि इस 80 क्वेश्चन से बाहर कोई एग्जाम देखने को मिलेगा ही नहीं। तो 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ लेते हैं, कि कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है। देखिए काफी शानदार प्रश्न है, हर एग्जाम का एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, चहेता क्वेश्चन माना जाता है, तो इसे हम लोग पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर बोला गया फोटोसिंथेसिस। देखिए अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको नहीं आती तो आप इस प्रश्न को नहीं बना पाओगे। इसमें होता क्या है, 6CO2 + 6H2 हम लोग मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर बनेगा क्या, पौधों का खाना बनता है, और इस खाने का नाम है C6H12O6। यहाँ 6O2 बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। आपको इसी रिएक्शन में बताना है कि कौन अपचयित हो रहा है, यानी किसका रिडक्शन हो रहा है। तो काफी सिंपल तरीके से और आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूसिंग होगा, कौन किसका रिडक्शन होगा। अगर हम लोग यहाँ कार्बन के साथ में ऑक्सीजन को देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन को देख पा रहे हैं, यानी कि पानी के फॉर्म में। जब हम यहाँ पर देखेंगे कार्बन ऑक्सीजन था, ये कार्बन और ऑक्सीजन था, और इसमें बीच में आकर कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन आकर जुड़ गया। अब दोस्तों आपका दिमाग थोड़ा सा काम कर रहा होगा, यहां पर आपने देखा कि हाइड्रोजन आकर जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना तो रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। चलिए इस प्रोसेस को हम और समझ लेते हैं। मैंने यहां पर आपसे बोला कि यहां आप देखोगे कि यहां से अगर देखोगे H2O था, यहां प्रोडक्ट में देखोगे तो ऑक्सीजन अकेला रह गया,
और ऑक्सीजन अकेला रह गया, इसमें से कौन निकल गया? ऑक्सीजन नहीं निकला डियर, आपको बताना है, यहाँ पर हाइड्रोजन निकल गया। और हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? तो हाइड्रोजन का निकलना हो जाता है ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण हो जाएगा। आप ये बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में पानी का ऑक्सीकरण होता है, जल ऑक्सीकृत होता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो अपचयित होती है, यानी कि रिड्यूस्ड होती है। तो दोस्तों समझ में आ रहा है यहाँ पर। अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो पानी होगा, क्योंकि जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ अपचयन पूछा था, और अपचयन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आप देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में यहाँ पर हाइड्रोजन आकर जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन हो जाएगा, और हाइड्रोजन का निकल जाना ऑक्सीकरण हो जाएगा। यह सही जानकारी आपको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवाई है। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 है, इलेक्ट्रोप्लेट्स होने वाली वस्तु सदैव बनाई जाती है। इलेक्ट्रोप्लेट यानी कि जिन पर हम विद्युत लेपन कर रहे हैं, यहाँ पर डैश 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 होना चाहिए था। इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली वस्तु सदैव किसकी बनाई जाती है? तो सदैव, यहाँ पर आप डैश बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे दो चीजें पूछी गई होगी, आप देख सकते हैं कैथोड और एनोड। ठीक है, हम जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते तो हम लोग एक बंद पात्र के अंदर विद्युत धारा प्रोवाइड करते हैं। एक हम लोग यहाँ पर एनोड लेते हैं और एक लेते हैं हम लोग कैथोड। तो डियर इन पर हम लोग विद्युत लेपन करते हैं, जैसे हम लोगों को किसी भी धातु के ऊपर किसी धातु की परत चढ़ाना है। हमने एक हम लोगों ने इलेक्ट्रोड लिया एनोड, और एक हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर कैथोड। आप लोगों को ध्यान से समझना है। मान लीजिए मैं गैल्वेनाइजेशन करवा रहा हूं, मैंने आयरन के ऊपर जस्ते की मुझे परत चढ़ाना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू, यानी कि विद्युत लेपन विधि के द्वारा। तो मैं जिस धातु के ऊपर मुझे लेप करना है, जैसे कि आयरन के ऊपर मुझे लेप करना है, तो मैं उसको कहां रखूंगा? कैथोड पर। और जिस धातु का लेप करना है, जैसे जिंक का, तो मैं उसको एनोड पर रखूंगा। तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोप्लेट पर होने वाली जो वस्तु है सदैव किसकी बनाई जाती है, यानी जिस पर इलेक्ट्रोप्लेट होना है उसे हम लोग कैथोड पर रखेंगे। तो कैथोड इसका सही जवाब हो जाएगा। कैथोड यहाँ भी है, एनोड आप हटा दीजिए। और जो धातु उस पर चढ़नी है वह कहां होती है? एनोड पर होती है, यानी कि हमारा स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसके लिए होना है। अब मैं आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछने वाला हूं, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है कि एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, और कैथोड पर यहाँ पर कौन सा चार्ज होता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि कैथोड और एनोड पर चार्ज क्या होता है। मैंने आपको ये जानकारी दी है कि गैल्वेनाइजेशन मान लीजिए करवाना है, तो मैं आयरन को रखूंगा कैथोड पर, क्योंकि मुझे इसके ऊपर प्लेटिंग करवाना है, और मुझे जस्ते पर को रखना पड़ेगा एनोड पर, क्योंकि मुझे इसी की प्लेटिंग करवाना है। तो दोस्तों आप लोगों को ये सेशन काफी अच्छा लग रहा होगा, और आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि धातुएं कॉपर, जिंक और चांदी, कॉपर, जिंक और चांदी की इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जो प्रवृत्ति होती है उसका सही क्रम क्या होता है, आप लोगों को मुझे बताना है। तो डियर स्टूडेंट काफी आसान सा प्रश्न है। अगर हम लोग रिएक्टिव सीरीज को जानते हैं तो आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाता है जिंक। जिंक के बाद जो रिएक्टिविटी होती है वो होती है कॉपर की, और फिर सबसे लास्ट में आ जाता है एजी। तो यहाँ अगर हम लोग एक क्रम बनाएंगे तो जिंक, कॉपर और एजी, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति, मतलब यहाँ पर जिंक मोर रिएक्टिव है, जल्दी से क्रिया करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने कंपाउंड बना लेगा और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। कॉपर थोड़ा लेट करेगा, और चांदी उत्कृष्ट धातु में आती है, और इसके भी बाद में हम सोना और प्लेटिनम को लेते हैं, जो अगर हम देखें तो एक्सीलेंस मेटल के अंतर्गत जानी जाती है। तो 18 क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए प्रॉपर मेहनत हो रही है हमारे द्वारा, तो सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। हम लोगों ने आपको बोला है कि हम वो क्वेश्चन निकाल के आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करना है। आप केवल इस सेशन से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए और एग्जाम देने चले जाइएगा, क्योंकि यहाँ से सटीक क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, आप लोगों को ध्यान रहे। चलिए 19 क्वेश्चन है, NaH सोडियम हाइड्राइड, यहाँ पर CaH2 और LiH। आपको यहाँ पर ये तीन कंपाउंड दिए हैं, NaH, CaH2 और लिथियम हाइड्राइड यानी LiH में H की ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है क्रमशः कितनी है।
देखिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान करता है। अगर हम बात करें तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। अगर कैल्शियम की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दान गेन किया होगा, तभी इसने क्या किया, यहाँ पर H2 किया। लिथियम भी एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो इसने भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। गेन करना यानी कि नेगेटिव चार्ज, आपको ध्यान रखना है नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बनेगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर नहीं लेगा तो ये कैल्शियम दान किसे कर पाता, तो यहाँ भी -1 होगा। तो इन तीनों केसेस में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -1 शो हो रही है। सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाना है कि सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि साझा तो कर नहीं सकता, कोई भी मेटेलिक कंपाउंड है, मेटेलिक कोई भी मेटेलिक एलिमेंट होता है वो साझेदारी नहीं करता है, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और इसका हाइड्राइड कंपाउंड बनाएगा। तो बारी है अब आपके होमवर्क प्रश्न की। होमवर्क का जवाब आप सभी को देना है डियर, आप सभी सेशन को देख रहे हैं, तो होमवर्क का जवाब देने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमने 19th क्वेश्चन तक बहुत अच्छे से चीजों को समझा है। अब आपकी बारी होती है कि एक प्रश्न का जवाब आप मुझे दीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। पूछा गया है कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन सी रासायनिक जाति, केमिकल स्पीसीज है जो ऑक्सीकृत हो रही है। काफी आसान सा प्रश्न है। कॉपर ऑक्साइड यानी कि आपको यहाँ पर दिया है तांबे का ऑक्साइड CuO, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो कॉपर यहाँ पर अकेला रह गया, ऑक्सीजन निकल गया और H के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया। आपको बताना है कि कौन यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि किसको आप ऑक्सीडाइज यहाँ पर करवाओगे। ऑप्शन है पानी, CuO, कॉपर ऑक्साइड, H2 और कॉपर। ये प्रश्न का आंसर भी आप लोगों को आ गया होगा, हम लोगों ने ऑप्शन देखा उसी वक्त, क्योंकि काफी इजी लगने लगा है आपको ये टॉपिक। तो दोस्तों अब मैं आपके लिए आगे की जो क्लासेस होगी वो क्या लेकर आने वाला हूं, आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा ताकि आपको अब समझ में आ जाए। दोस्तों अब जो आगे की क्लासेस होगी आप ध्यान पूर्वक यहाँ पर समझना है कि आपको मैं लेकर आने वाला हूँ जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं रेलवे से रिलेटेड, तो इन रेलवे की सभी एग्जाम्स में, रेलवे की सभी परीक्षाओं में, सभी एग्जाम्स में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं या प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैं उन्हीं का एक शानदार जानदार धमाकेदार सेशन आपके बीच में लेकर आने वाला हूं। क्योंकि अगर हम प्रीवियस क्वेश्चंस को, उनके कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे तो हमारे आने वाली एग्जाम्स भी नहीं बनेगी। मैं आपसे दावा कर रहा हूं कि ये क्लासेस आपके एग्जाम निकालने में रामबाण साबित होगी, क्योंकि इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि इस सीरीज में आपको बायोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों के मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि आप लोगों का एक प्रॉपर मॉक बनाऊंगा और इस मॉक के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर 20-25 या 30 क्वेश्चंस के अप्रोक्स हम रखेंगे और हम इनके थ्रू जितने भी एग्जाम्स, क्योंकि अगर आने वाले सभी एग्जाम्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सभी का बहुत बड़ा रोल रहना है और इनसे अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर अब डरना नहीं है, क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए इस एग्जाम को निकालने वाला ही सेशन होगा। डरना नहीं है, ध्यान रखना है। तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करेंगे। आपका छोटा सा सपोर्ट ही हमें चाहिए होता है कि आप जो ये सेशन हो रहे हैं आप सभी के लिए, इन्हें आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो और कमेंट भी किया करो ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों क्या आप सभी को इन क्लासेस का इंतजार है? तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप अपनी राय दे, अपना ओपिनियन दे, ताकि मैं आने वाली क्लासेस बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लेकर आ जाऊं। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझा और इसके पार्ट 4 को कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से सेशन समझ में आएंगे। अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो आप इन सेशन को अब लेकर थोड़ा सा अब मैं बहुत जल्दी इसके बीच में आने वाला हूं इन सेशन को लेकर, जो रेलवे स्पेशल क्वेश्चंस रहेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी अपना ख्याल रखें और अपनी बहुत अच्छे से पढ़ाई चलने दें ताकि हमारा लक्ष्य हमें मिल सके। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।